हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। ईश्वर इसी प्रकार आपके चेहरे पे मुस्कान को बनाए रखे। तो सबको जय हिंद और सबको जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है कि 10वीं क्लास की एक क्लास है, 10वीं की एक क्लास है, 10वीं क्लास का लेक्चर है और सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस की एक क्लास है। आपको जानकारी होगी। करना आपको इतना है कि फ़िलहाल तो क्लास रिकॉर्डेड है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन में लाइव सेशन शुरू हो जाए, तो फिर आप लोग उधर से कुछ लिख पाओगे जिससे मैं आंसर कर पाऊंगा। तो आज और कल भी रिकॉर्डेड रहेगी। अभी मैं अच्छे तरीके से शांति से आपको किताब के अकॉर्डिंग पढ़ाता चलता हूँ। हमारा टारगेट ये रहेगा कि इन चारों किताबों से हम कम से कम 2-2 पार्ट कर लें। 2 इकोनॉमी से, 2 पॉलिटी से, 2 ज्योग्राफी से और 2 हिस्ट्री से, जिससे आपका फर्स्ट टर्मिनल तिमाही का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप लोग अच्छे से धूम मचा पाओ। ठीक, मैंने लगभग आपको बता दिया है। तरीका बिल्कुल सीधा, सिंपल और सरल सा है। करना है इतना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी किताब को आप अपने घर पे खोल के रखें। जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं इसी वाली बुक को आप लोग अपने घर पे खोल के रखें। मैं आपको बाकायदा एक एक शब्द के साथ बारीकी से चीज़ों को समझाता, याद कराता, आपके दिमाग में बिठाता हुआ चलूंगा। जैसा जैसा मैं बताता जाऊँ वैसा करते चले। किताब आप खोल के रख लें। पहला चैप्टर हो चुका है, पहली बात हो चुकी है। और दूसरी बात, पास में इसका एक रजिस्टर बना लें। सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का एक रजिस्टर बनाएं। आगे की साइड से या पीछे की साइड से उस पर नोट्स डालें या उस पर महत्वपूर्ण बिंदु डाल के, और जो मैं आपको डेफिनेशन, परिभाषा, विषय वस्तु, विकार, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ बताता जाऊँ, समझाता जाऊँ, उसे नोट करते चलें। फ़ायदा नुकसान ये है, फ़ायदा ये होगा कि आपको याद रह जाएगी। अगर आप लिखोगे नहीं ना तो ये चीज़ हवा में से ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, तो जो भी बातें हैं वो आप कमेंट में कर देना और हम डिस्कशन कल स्कूल में करेंगे। और ये फ़िलहाल शुरू कर देते हैं। मुश्किल से 2-3 पेज, जितने भी पेज हमसे आज हो पाए। तो कहानी का पहला पार्ट शुरू होता है इसमें संसाधन एवं विकास। चैप्टर की हेडिंग है ये, संसाधन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। अब पहले चैप्टर को बड़ी ही बारीकी से और बड़े शानदार तरीके से बनाया गया है, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि आप संसाधन मतलब प्राकृतिक और मानवीय संसाधन को अगर अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो फिर आप इसके उपयोग को भी समझ जाओगे। इसको कैसे ज्योग्राफी में ऐड करना है, कैसे हिस्ट्री में, कैसे पॉलिटी में, कैसे इकोनॉमी में, आप समझते जाओगे। तो पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी पता नहीं है और हम इस चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक भाई शब्द समझा दूँ। देखो, संसाधन 2 शब्दों से मिलकर बना है। साधन मुझे लगता है लगभग हर बच्चा जानता होगा कि साधन से चले जाना, मतलब एक यात्रा को पूरा करने के लिए हमसे ये कह दिया जाता है कि यार तुम वहाँ जा रहे हो ना, तो साधन से चले जाना, जिससे तुम जल्दी पहुँच पाओगे, सुरक्षित पहुँच पाओगे और कम समय में पहुँच जाओगे। ठीक, तो ये साधन कहाँ से निकल के आया है। जैसे हम लोग गुना के हैं, तो गुना के आसपास कहीं जाना है तो हम साधन से चले जाते हैं। तो उसी चीज़ में इन्होंने, समझे, साधन वही है, उसी चीज़ में इन लोगों ने एक शब्द और ऐड कर दिया है, सा। उसको परिष्कृत करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए और बड़ा करने के लिए उसमें एक सा और ऐड कर दिया गया। तो पहले हम साधन से ये समझे थे कि जो भी कोई ऐसी वस्तु, ऐसी व्यक्ति, ऐसी चीज, ऐसी कोई भी अवधारणा जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, हमें कष्ट से बचाती हो, सुरक्षा प्रदान करती हो, कम पैसे में हमें अच्छी सुविधा मिल जाए, ऐसा कोई भी जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, ऐसी कोई भी वस्तु है, वो साधन है। अब उसमें भी इन लोगों ने जोड़ दिया है विशेष साधन। उसमें भी इन्होंने संसाधन जोड़ने की बात करी है, उसे और परिष्कृत करने की बात करी है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर वो चीज जिसमें प्रकृति का नुकसान ना हो, जिसमें नैतिकता का पूरा पालन किया जाए, जिसमें विज्ञान भी छुपा हो, टेक्नोलॉजी भी जिसमें छुपी हो, और जिसमें इकोनॉमी का भी ज़्यादा नुकसान ना हो, ह्रास ना हो। 4 बिंदु की बात है। ये संसाधन की डेफिनेशन भी है। तुम जैसे नीचे जाओगे ना तो ये दिया है, इसमें दिया है ये क्या है, संसाधन है। यहाँ पे ये संसाधन की डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है। तो हम जो पार्ट का नाम देख रहे हैं ना, एक्चुअल में वो नीचे वाली लाइनों में क्या है, वो क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेगा कि आप संसाधन से क्या समझते हो और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, लाइव और रिकॉर्डेड में बस यही फ़ायदा नुकसान है कि कभी कभी मैं इसमें बाहर निकल जाता हूँ, इसकी उससे लिंक से, पिक्चर से या इसके क्राइटेरिया से। तो वो क्या, लाइव में बच्चे बता देते थे कि सर आप बाहर निकल गए हो। अब रिकॉर्डेड में क्या है कि पता नहीं चल पाता है कि कितनी बाहर निकल गए हैं। तो आपका जो नाम है ना चैप्टर का, वो इन लोगों ने यहाँ बताया है।
ये संसाधन एवं विकास के अंतर्गत पहली 4 लाइनें संसाधन की ही डेफिनेशन देते हुए बताई हैं। तो पहले तो ये कि मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊं, उससे अच्छा ये है कि 10 सेकंड में आप इसे पढ़ लो, जिससे आप भटकोगे नहीं कि पता ना क्या चाह रहा है ये टीचर। 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से पहले पढ़ो इसे। इसमें लिखा है हमारे पर्यावरण, इन्वायरमेंट या वातावरण या आसपास, हमारे आसपास में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करे, ठीक, और जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या विज्ञान का प्रयोग हुआ है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है जिसमें, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ठीक, इसको क्या बताया गया है? संसाधन बताया गया है। तो हमने भी इस डेफिनेशन को 4-5 हिस्सों में तोड़ा है। क्या है कि हमारे आसपास उपलब्ध ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी क्या कर रही है? आवश्यकता की पूर्ति। पहली लाइन यही कह रही है कि कोई भी चीज हमारे आसपास जो आवश्यकता की हमारी पूर्ति करे, और उसके क्या क्राइटेरिया हैं कि वो क्या क्या नुकसान फायदा क्या ना करे। जैसे एक तो उसमें प्रौद्योगिकी, उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हो। टेक्नोलॉजी क्या करती है? चीजों को आसान बना देती है। जैसे आप पंखा हाथ से भी झला सकते हो, लेकिन ऊपर जो सीलिंग फैन है या कूलर है वो मशीन से चल जाता है, तो हमें हाथ फ्री हो जाते हैं, हाथ में दर्द नहीं होगा, सुरक्षा, सुविधा और आराम मिलेगा। तो प्रौद्योगिकी जिसमें समाहित हो। प्रौद्योगिकी के बाद में जिसने क्या बोला? आर्थिक रूप से संभाव्य। अब अगर मान लो 1 करोड़ का कूलर या 1 करोड़ का पंखा आता तो ये तो पैसों का दुरुपयोग हो जाता। इससे अच्छा तो हम हाथ से करते चलते, हम 2 आदमी रख लेते हाथ से चल के करने वाले। तो आर्थिक रूप से संभाव्य है, वो उतने के ही आते हैं जितने के लोग ले सकते हैं, उनमें उतनी ही लाइट जलती है जितनी हम पे कर सकते हैं, कोई बहुत उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं है। तो आर्थिक रूप से संभाव्य भी है वो। दूसरी बात, इसमें एक हम ध्यान रखें प्रकृति का, तो प्राकृतिक रूप से ये कोई इतना विशाल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गर्मी की वजह से, सफोकेशन की वजह से 50 तरह से जो बीमारियां होंगी, जो नुकसान होगा, उसकी अपेक्षा आप थोड़ी सी लाइट, हो सकता है वो लाइट आपको नुकसान करे, लेकिन फिर भी आप सोलर पैनल से पंखा चला के जो है वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आप कर रहे हैं। ठीक है। और एक नैतिक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि वो चीज गलत ना हो, मतलब किसी मानव का, प्रकृति का, पेड़ पौधा, जीव जंतु का उसको नुकसान ना हो। तो हमने क्या पॉइंट बनाए हैं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर वो वस्तु जो प्रौद्योगिकी के अनुकूल हो, प्रौद्योगिकी की बनावट में, प्रौद्योगिकी के सांचे में, मतलब प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, आर्थिक रूप से सहन करने की हम क्षमता रखते हो, प्राकृतिक रूप से सक्षम हो, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए प्रकृति को, और नैतिक रूप से जो सही हो। ये सारी चीजें किस में आ जाती है? संसाधन में आ जाती है। यही डेफिनेशन ने बताया है। ठीक, समझ गए? 4 कंपोनेंट हैं इसके, और आवश्यकता की पूर्ति करे ये बात है। तो ये हम संसाधन की डेफिनेशन समझ चुके हैं। संसाधन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सा और साधन। साधन वह सारी चीजें हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। संसाधन के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं बताई गई हैं, जैसे वो प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, प्रकृति को वो नुकसान ना पहुंचाए, ठीक, प्रकृति के अनुकूल हो, और नैतिक रूप से वो सही हो। ये सब संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपकी एक डेफिनेशन तैयार हो चुकी है। ठीक, 20 सेकंड आपको मिलते हैं। इसको एक बार आप मन में बोल के देख लो कि आप इन 4 कंपोनेंट को जोड़ पा रहे हो कि नहीं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए आपका नाम, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नाम बताओगे, नाम के साथ आप सरनेम बता दोगे, और किस मूल स्थान पर रहते हो आप वो बता दोगे। तो उसी प्रकार अगर आपसे कोई संसाधन की बात करें तो आप ये 4 चीजें बताओगे कि संसाधन हम समझते हैं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर वो वस्तु जो प्राकृतिक रूप से अनुकूल हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, जिसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया हो, और जो नैतिक आधार पर सही हो, वो सब संसाधन है। ठीक है। तो एक ये पॉइंट निकल के आया है, क्योंकि देखो समय के साथ चीजें कैसे, जैसे नैतिक आधार पर देखो, पहले बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी में टेक्नोलॉजी भी थी, बैलगाड़ी में आर्थिक रूप से भी सब था, प्राकृतिक भी था, लेकिन उस बैल पे नुकसान होता था, उस बैल को हराम होता था, उस बैल को परेशानी होती थी। इस चक्कर में क्या है, धीरे धीरे समय के साथ हमने बैलगाड़ी की जगह कार या गाड़ी या मोटरसाइकिलों ने उसकी जगह ले ली। तो अब वो थोड़ा सा अनुकूल है। अब इसके साथ नुकसान क्या है कि हो सकता है पेट्रोल या डीजल की वजह से प्रदूषण फैला रही हो। तो आपस में ये एक दूसरा समय के साथ चीजें सुधरती भी जा रही हैं और बिगड़ती भी जा रही हैं, लेकिन 4 कंडीशंस उसके साथ हमेशा लागू रहेंगी। ठीक, संसाधन को बताया गया है 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मानवीय। 2 प्रकार के संसाधन है। एक क्या है? प्राकृतिक, ठीक, जो हमें एनवायरमेंट, वातावरण
एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, एक ऐसे है कि मानव ने खुद बनाए हैं। तो प्राकृतिक में तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में जानने की कोशिश मत करना। प्राकृतिक में तो आप क्या मान के चलेंगे कि जल, वायु, अग्नि और ये जो मोटे मोटे एलिमेंट आप समझ रहे हो, मृदा, वन, ठीक है, और खनिज, ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मानव भी एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव भी जो है वो प्रकृति का लाभ है, प्रकृति की वजह से है मानव। ठीक है, तो इसमें आप जल, वायु, मानव और अग्नि और आपका प्रकाश और आपका वन, खनिज, ये आप प्राकृतिक संसाधनों में लिखेंगे। ठीक है, इसमें अगर लिखा हो तो ठीक, वन आ जाएगा, इसमें खनिज इसमें आ जाएगा। ठीक, इसमें आपके खेती किसान फसल भी आ सकता है, तो वो सब एक तरह से आ जाएगा, फसल अनाज जो कह सकते हैं हम। ठीक, और जलवायु, अग्नि और मानव, ये सब प्राकृतिक है। मानव की अगर बात करें तो मानव ने क्या क्या चीज़ें बना दी हैं। तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या है, जैसे संस्थाएं, संरचना एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। तो मानव ने क्या है, देखो आप ऐसे समझो, जैसे हॉस्पिटल खोला गया, तो हॉस्पिटल खोलने से क्या हुआ कि किसी की तबीयत अगर बिगड़ जाती है तो उसका इलाज हो जाता है वहां पे, जिससे वो मानव संसाधन है, जो मानव है वो ज़्यादा लंबे समय तक जी सकता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो इन संस्थाओं की वजह से ये आया। ठीक, इसी में उसकी मात्रा और गुणवत्ता को मेंटेन किया गया। जैसे पहले जो काम कम ज़्यादा समय में होता था, उसे कम समय में किया जाने लगा। पहले जो काम थोड़ा सा कठिन था, जैसे संदेश भेजने के लिए पहले दौड़ के जाता था व्यक्ति और एक राजा से दूसरे राजा के पास जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब टेलीफोन के माध्यम से बहुत स्पीड में, बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ जा सकती है। ठीक, तो ये मात्रा और गुणवत्ता को इंसान ने फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया हुआ है। तो संस्थाएं बनाई हैं, जैसे अस्पताल की बात करें, जैसे सेना की बात करें, जैसे न्यायालय की बात करें, और गुणवत्ता और मात्रा में अगर हम चाहें तो फोन सर्विस या फिर अस्पताल की सेवाएं या फिर आपकी एक आध सर्विस का नाम लिखा जा सकता है, हवाई सेवाएं। ठीक, तो ये आपकी दो बात होती हैं, इसको ज़्यादा अंदर तक मत जाना, इसमें आपको उलझा देगा। अब इसमें बताने की कोशिश की गई है, ये सारी यही बात बताएगा, ये यही बताएगा कि रूपांतर, यहाँ पे आपको हो सकता है दिख ना रहा हो मेरी वजह से, ये अब आपको दिख जाए। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ये बहुत शानदार लाइन है। आप जब हिंदी में निबंध लिखोगे ना, तो इन लाइनों को ध्यान में रखना। संसाधनों को प्रकृति का उपहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक या प्रकृति का उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं, इंसान स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी उसमें जुड़ा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण हमने नीचे किया है। ठीक, तो बस ये लाइन उठा लेना कि प्रकृति के उपहार स्वरूप होते हैं और मानव उन्हें मॉडिफाई करके अपनी स्थिति के, जैसे हवा तो पहले से विद्यमान थी ना, हवा चलती थी, लेकिन इंसान ने पवन चक्की बना के उस हवा का उपयोग करना सीख लिया, उससे पानी निकालने में या लाइट बनाने में, या नाव पे त्रिपाल बांध के उस हवा की दिशा को आगे बढ़ाने में। ठीक, समझ पाए? तो ये संसाधन का उपयोग मानव करता जा रहा है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर अलग अलग पॉइंटों में बांटे गए हैं। और चाहो तो पकड़ लो, जैसे जैव और अजैव क्या है, इस दुनिया में दो ही प्रकार की उत्पत्ति है, एक तो जैव और अजैव। जैव माने जैविक, जिनमें प्राण है, जिनमें रक्त है, जिनमें चलन है, फिरन है, प्रजनन है, खाना है, पीना है, ठीक, जीना है, मरना है, वो सब। और अजैव माने ऐसी अजैविक वस्तुएं जिनमें प्राण नहीं है, या कह दो, या जो ठीक पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु, मछली, पक्षी सब इसमें आएंगे जैव में, लेकिन पत्थर जो है वो इसमें आने लगेगा। आया समझ में? जो मिट्टी है वो इसमें आने लगेगी। ठीक, नवीकरणीय, समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय उन चीज़ों को कहते हैं जो रिसाइकल की जा सकती हैं, जो मिटती नहीं है। जैसे पानी है, पानी का आप उपयोग बार बार कर सकते हो। ठीक, जैसे पवन है, जैसे सूरज की रोशनी है। अभी आवाज अलग, क्या आप पानी को कृषि या एग्रीकल्चर में देखो उसे मिटा ही दो, लेकिन पानी का कॉन्सेप्ट ये है कि समुद्र से पानी उठ के दोबारा गिरेगा,
फिर पानी का चक्रण चलता रहे। हवा है, हवा मिटेगी नहीं, उसका उपयोग कर लो। सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में, और अनवीकरणीय उन चीज़ों में जिनकी समाप्त होने की संभावना है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तो इनका थोड़ा सा बचा कर उपयोग करो। स्वामित्व के आधार पर कोई चीज़ व्यक्तिगत लेवल पे होती है जो उसी की है, कोई राष्ट्रीय लेवल पे होती है कि वो देश की है, कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होती है। तो जैसे समुद्र है, समुद्र में कुछ स्थिति तक भारत का कब्जा है, कुछ स्थिति तक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है जो सारे लोग उपयोग कर सकते हैं। अब उस समुद्र को छोटा करें तो घर पे किसी ने स्विमिंग पूल बना लिया तो उस पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार है। विकास के आधार पे संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। तो ये तो हम बात कर पाए। अब क्वेश्चन दूसरा या कॉन्सेप्ट दूसरा इसमें बताया गया है संसाधनों का विकास। ये बहुत शानदार बात है, समझने के लिए पकड़ना इसको। संसाधनों का विकास, रिसोर्स का डेवलपमेंट और उनका सही तरीके से वितरण। देखो होता क्या है, किसी भी चीज़ को बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, और उसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो सब लोगों भी उपयोग कर पाएंगे और लंबे समय तक भी उपयोग कर पाएंगे। लेकिन लोगों में लालच या स्वार्थ की प्रवृत्ति पाई जाती है, या अपना या अकेला सोचता है, उस चक्कर में ये चीज़ बिगड़ेगी। तो देखो है क्या, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक या अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, प्रकृति ने इससे विशेष आपसे लिए कुछ नहीं दिया। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया और इनकी कमी कर दी। तुम सोच के देखो कि पेट्रोल तो पृथ्वी में से पाया जाता है, पृथ्वी तो कोई उसका उपयोग करती नहीं है, लेकिन फिर भी उस पेट्रोल की हमें कीमत देना पड़ती है, और वो भी अच्छी खासी कीमत देना पड़ती है, 100 रुपये लीटर देना पड़ता है। फल जो है वो पेड़ में पाया जाता है, पेड़ तो अपना फल खाता नहीं है, लेकिन उस एप्पल को लेने के लिए हमें उसको 100 रुपये 200 रुपये देना पड़ता है। तो ये किसकी वजह से देना पड़ता है? इन व्यक्तियों को, इन वस्तुओं को, इन कॉन्सेप्ट को समझो। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, कमी, या उसमें क्या आ रहा है, संकुचन आ रहा है, लालचवश। इस लाइन को याद रखना, महात्मा गांधी का कोटेशन है ये कि इस पृथ्वी पर सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, सिवाय किसी एक के लालच के। ठीक है, हम लालच की पूर्ति नहीं कर सकते, किसी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकते, और आवश्यकताएं तो इस दुनिया में जितने लोग हैं उतने लोगों की पूरी की जा सकती है। लगभग भारत में और पूरे विश्व में अगर सही से देखा जाए तो मुश्किल से 10 से 12% ऐसे लोग होंगे उनके पास इतना पैसा है, और 90% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास उतना पैसा भी नहीं है। ठीक, अगर रेशो निकाल के देखो तो 10% लोगों पे ही पूरा पैसा निकलेगा, और बाकी 90% लोग हैं जो मुश्किल से 5% या 2% पैसे का उपयोग कर रहे हैं। तो बताया गया इसमें कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास या नुकसान हुआ है। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है। एक होते हैं संसाधन संपन्न जिनके पास है, और एक होते हैं संसाधनहीन, संसाधन विहीन जिनके पास संसाधन नहीं है। इसी आधार पर अमीर और गरीब का डिवाइडेशन हो गया। अमीर लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने सारी चीजें उपयोग कर ली, बना लिए, ले लिया, कर लिया। गरीबों के पास कुछ नहीं है तो वो नहीं कर पाए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हुआ। वैश्विक परिस्थिति है पर्यावरण को, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण। अब यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया कि जब लोगों ने संसाधनों का दुरुपयोग किया, भंडारण किया, संचय किया, स्वार्थवश उपयोग किया, बहुत अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया, तो क्या होने लगा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। अब नुकसान क्या होगा कि एक तो भूमंडलीय तापन अपने आप में ये एक अलग टर्म है, अभी फिलहाल आपके चैप्टर में ये हो सकता है आगे आए फिर बाद में, पर एक शब्द में आप समझ लो कि बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए विकसित देशों द्वारा। ठीक, विकासशील, अविकसित और गरीब देशों के पास इतना ज्यादा नहीं था उद्योग धंधे, लेकिन विकसित देशों ने बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज और ये चीजें लगाई। उसकी वजह से बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन हुआ, और पृथ्वी का जो गोला है उसमें तपन बढ़ी, जिसकी वजह से बर्फ पिघलने लगा और धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा। तो उससे बहुत सारे देशों को दिक्कत आई, डूबने लगे, या सुनामी आने लगी, या बाढ़ आने लगी। तो वैश्विक तापन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब जब बढ़ेगी तो ये पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होना चालू कर देगी,
और जो बर्फ है हमारे अटलांटिक ओशन वगैरह में वो पिघल के समुद्र का जल स्तर बढ़ाएगी। ओजोन परत का अपक्षय क्या है? ओजोन एक परत है जो पृथ्वी के बाहरी मंडल में है। पृथ्वी के समताप मंडल में लगभग 23 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊपर एक परत पाई जाती है जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारे पास तक प्रकाश पहुंचाती है। अगर सूरज की रोशनी में वो पराबैंगनी किरणें भी आ जाएंगी तो ये हमारी बॉडी है, इस पर त्वचा का कैंसर हो जाएगा और व्यक्ति जी नहीं पाएगा। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए ओजोन का होना जरूरी है। कहाँ है ओजोन? हमारी पृथ्वी के ऊपर एक बाहरी खोल है, समझ रहे हो? जैसे आपने वो खाया होगा अखरोट, अखरोट का ऊपर खोल, ठीक जैसे आप एप्पल खाओगे या पपीता खाओगे तो पपीते के ऊपर एक खोल है, उसके बाद गुदा है। अगर वो खोल हट जाएगी तो वो गुदा खराब हो जाएगा। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर भी एक खोल बना हुआ है अदृश्य, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करेगा, केवल प्रकाश को पहुंचाएगा, जिससे मानव सुरक्षित रहे। पर्यावरण प्रदूषण, आसपास के वातावरण में जल, वायु, अग्नि, जल और ये वायु है और आपका ऑक्सीजन है और पानी, मतलब हर चीज को, मिट्टी को आप ज्यादा पेस्टिसाइड डालोगे तो वो खराब हो जाएगी। पानी में आप गलत चीज डालोगे वो खराब, वायु में आप हानिकारक गैसें डालोगे तो खराब। तो प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि में ज्यादा खराब पेस्टिसाइड डालना या ज्यादा उसका उपयोग करने से उसमें अनउर्वरकता हो जाना। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है कि सब संसाधन थे लेकिन इनका स्वार्थवश दुरुपयोग करने से ये चीजें बढ़ी। कल्पना करें यदि एक दिन तेल संसाधन समाप्त हो जाता है तो मानव का जीवन कैसा होगा? घरेलू और कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले गांव में एक सर्वेक्षण करें। इनको पढ़ के और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना है। अब क्या बताया है? मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटना या बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी भविष्य में खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का हिस्सा है। सतत अस्तित्व, अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है, सतत अस्तित्व या पोषणीय विकास। तो मैं आपको ये आगे वाली लाइन में समझा देता हूं, ठीक? देखना, इसको समझना। तो मुझे लगता है यहां तक आपने पढ़ा होगा साथ में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि मैं ये पढ़ा जो रहा हूं आपको, अगर आप केवल सुन रहे हो ना ऐसे बैठ के, तो ये आपको कोई काम नहीं आएगा। एक बच्चे तो ये आधे तो वो होंगे जो सुन भी नहीं रहे, उनने मोबाइल में अभी तक यूट्यूब खोल के रील चालू कर दी होगी, क्योंकि अरे ठीक है स्कूल में पढ़ेंगे। अरे सर पढ़े ही क्यों, जरूरत क्या है पढ़ने की? ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार की बात। जो पढ़ रहे हैं कि उनके लिए है, देखो सीधी सी बात है, पढ़ाई एक तपस्या है। साधारण लोग या सामान्य बच्चा या आम लोग इसको बड़े ही मुश्किल से कर पाएंगे। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, हमने देखा है स्कूल में भी ध्यान बार बार भटकता है। टीचर को बहुत सारे प्रयोजन करना पड़ता है आपको क्लास में जागृत अवस्था में बिठाए रखने के लिए। तो ये तो अपन बिना आसपास देखे हुए कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मनोस्थिति क्या होगी। लेकिन पकड़ो ऐसे कि उसको हाथ में पकड़ लो तो आपको नींद नहीं आने देगा, भटकने नहीं देगा, जबरदस्ती सुन पाएगा, ठीक? और दूसरी और मोटी बात ये उन बच्चों के लिए है जो 90 से ऊपर लाने का विचार रखते हैं। अगर आप 90, 91, 92, 93, 94, 95% की हिम्मत रखते हो, आपको लगता है कि आप ये ला सकते हो, तो आपके लिए ये काम का है। अगर आप 60-65 वाली कैटेगरी में हो ना, तो फिर आप वैसे भी अच्छे तरीके से कुंजी मुंजी में से पढ़ के पास हो जाओगे। आप अपने दिमाग पर ना ज़्यादा लोड लें और ना ज़्यादा जोड़ दें। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा आगे। ये तो एक युग प्रवर्तक या आपकी स्थिति को बदलने का या आपको कलेक्टर या एसडीएम की तैयारी करने के लिए किया गया प्रयास है कि हम 10वीं से ही मजबूती कर दें अपनी, हम 10वीं से ही अपने आप को घड़ना शुरू कर दें। हम ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी से दिमाग में सजा लें तो हम कम से कम पहले प्रयास में यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को फायर कर दें, ठीक है? तो अब आगे बात करते हैं सतत पोषणीय विकास पे। अब सतत पोषणीय विकास का कॉन्सेप्ट ये है, सतत माने होता है निरंतर, पोषणीय माने होता है किसी को भरना, ठीक, पोषण देना, किसी को संतुष्ट करना, और विकास माने होता है डेवलपमेंट। तो ये एक्चुअल में एक अवधारणा है
कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है, लगभग 1948 के आसपास की, 1972 के आसपास की बात है। वो अलग एक पूरा समिट है, उसमें बताया गया, समझाया गया। हम दो प्रकार से इसे पकड़े। पहली डेफिनेशन तो ये बताई गई है इसमें कि वर्तमान जो संसाधन हैं उनका इस प्रकार से प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसे उनके लिए समझौता न करना पड़े। और सरल शब्दों में समझो, हमारे पास उपलब्ध जो चीजें हैं हमें इस प्रकार से उपयोग करना है कि हमारे बाद वाले जो लोग हैं उन्हें उनके लिए दिक्कत नहीं करना पड़े। और बिल्कुल सही शब्द में समझो, सामान्य शब्दों में, कि टिफिन में अगर रोटी रखी है आपके घर में तो ऐसा ना हो कि आप जब खाना खाने बैठो तो आप उस पूरे टिफिन को साफ कर दो, तो जो बाद में आपके खाएगा, आपका छोटा भाई या आपके पिता या आपके माता, उनके लिए रोटी बचे ही ना और उनको उस रात भूखा सोना पड़े। आया समझ में? सर खाने को, इस टिफिन के खाने को ऐसे खाना है कि भैया आपकी 4 रोटी है तो आप बहुत से बहुत 5 खा लो, लेकिन आप इस बात का बोध रखो कि नहीं यार, आने अब जो रोटी है वो मेरे भाई की है या बहन की है या माता की या पिता की है, तो मैं इतने में मेरा पेट भर चुका है, अब ज़्यादा खा के मैं अपने आप को नुकसान न करवाऊँ और मैं छोड़ दूँ भोजन। ठीक, छोड़ क्या दूँ, मेरी संतुष्टि हो चुकी है, मैं छोड़। इसी बात को इन लोगों ने अपने शब्दों में कहा है। वो बर्केनहेड 1972 के आसपास एक पूरा आयोग बना था, उसने उसी बात को साइंटिफिक तरीके से कहा था। क्या कहा था कि सतत संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि संसाधनों का उस प्रकार से, इस प्रकार से उपयोग करना है कि भविष्य की पीढ़ी को उनके लिए समझौता ना करना पड़े। संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियों को उसके लिए दिक्कत ना उठाना पड़े। ठीक, अब यही बात हमारे महात्मा गांधी कब कह गए अपने जीवन काल में? वो लगभग आज से 100 साल पहले इसी बात को अच्छे से समझा के चले गए। क्या कि इस पृथ्वी पे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भरपूर संसाधन हैं, लेकिन हम किसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते? कि जिसके मन में लालच है। बिना लालच के अगर आप निर्मल मन से हो तो आपको जितना चाहिए सब ले लो, हो जाएगा, मिल जाएगा, पेट भरा जाएगा। लेकिन आप सोचो कि मैं 1.5 साल का इकट्ठा खा जाऊं या रख लूं या चुरा लूं, तो फिर हम एक भी आदमी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम 1.5 साल का ले लोगे तो मतलब जो 150-200 लोग बेचारे जो 1 साल खाते, अब वो नहीं खा पाएंगे क्योंकि तुम रख के बैठ गए उसको। समझ में आया? तो सरल शब्दों में क्या है कि सतत पोषणीय संपोषणीय विकास क्या है कि संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करना है जिससे भविष्य की पीढ़ी को उनके लिए समझौता न करना पड़े। उदाहरण आप समझ गए हो, टिफिन में रोटियां बनाई गई हैं सबके लिए। अब कोई एक बच्चा भूखा ज्यादा खा ले तो वो परिवार को नहीं मिलेंगे और उन्हें उस रात कैसा सोना पड़ेगा, भूखा सोना पड़ेगा। यही बात को गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा, आयोग ने अपने शब्दों में कहा, किताब ने अपने शब्दों में कहा, और हो सकता है परीक्षा तक तुम भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने शब्दों में कहने लगो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, सतत माने निरंतर माने लगातार, पोषणीय माने भरपूर, सबको मिल सके, सबकी संतुष्टि हो सके, वो विकास माने डेवलपमेंट। तो सतत पोषणीय विकास क्या है कि सतत माने निरंतर माने संसाधनों का ऐसा प्रयोग करो हमेशा वो चल सके। कैसा पोषणीय विकास करो कि वो तुम्हारी भी संतुष्टि कर दे और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी ना भूखा, इतना मुझे देते जाओ जिससे कि मेरा भी पोषण हो सके और सामने वाले का भी हो सके। सही है? तो इस लाइन को याद हमें करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आएगा, और इसी बात को साइंटिफिक रूप से समझाने के लिए इनने सम्मेलन किए हैं बार बार। लेकिन पहले ये 100% तो पेपर में आएगी, आपके आसपास आएगी। निबंध में इसका उपयोग आप कर सकते हो, हिंदी में इसका उपयोग कर सकते हो, विज्ञान में इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल कम से कम 5 नंबर का कंटेंट मान के चलना। मैं एक बार और आपको याद करा दूं, सतत पोषणीय विकास इसका नाम है या इसकी थीम है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ, तो आर्थिक की कोई ऐसी आवश्यकता ना है, ये हर चीज में रिलेवेंट करती है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। ऐसा ना कि उनका ध्यान न रखे। इनने जटिल लैंग्वेज का प्रयोग किया है तो आप हो सकता है ना पकड़ पाओ, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। आप ऐसे समझो कि अगर तुमने अपने खेत में बहुत ज्यादा खाद डाल के और अभी 10-5 साल में उससे बहुत ज्यादा फसल उपजा ली, तो हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे उस खेत का उपयोग नहीं कर पाए, उसमें फिर वो खाद भी डालेंगे तो वो फसल उगवा के नहीं देगा। ठीक है, समझ पाए हो?
तो यही इसका कॉन्सेप्ट था कि हमें कैसे करना है खेत का उपयोग, कि हम भैया साल की 3 फसल ले रहे हैं तो कम से कम जितनी व्यवस्था उतनी खाद डालेंगे जितनी आवश्यकता वो ले लेंगे। हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि बहुत खाद डाल के बहुत उगा लें और उसे बेच के बहुत अमीर, नहीं, हमारा चलता जाए बैलेंस, खेत को नुकसान ना हो, जिससे भविष्य की पीढ़ी में भी वो अनाज दे सके। तो इस डेफिनेशन को इन्हें तो जटिल कर दिया। आप सरल रूप से यही याद रखना, सतत पोषणीय विकास क्या है कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ियों को उससे समझौता न करना पड़े। सही। अब कॉन्सेप्ट आता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1922। तो मैं अगर आपको ये भी समझा देता हूँ तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग पे एक बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। संसाधन और नियोजन ये कल देखेंगे, और रियो समिट और एजेंडा 21 ये कल देखेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि ये परीक्षा में आएगा। 100% चांस है कि वो पूछेगा एजेंडा 21 3 नंबर में लिखो। 100% चांस है कि वो पूछे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1922। तो ये ज़्यादा आवश्यक, अति इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और जो आपको कल हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखना विशेष, कि हम लोग जिस तैयारी में थे, जिस चीज़ में थे, इतनी किताबें हमें पढ़ना पड़ती थी और उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव आते थे। आप बड़े खुशनसीब हो, इसी किताब में से आपका पूरा पेपर बनेगा। मतलब उन 4 किताबों में 100 नंबर रखे हैं। आप ये सोचो कि मैं तो फिर भी 60 नंबर की बलि दे के चल रहा हूँ 90% में, क्या 90 भी आ गए तो हम खुश हैं, लेकिन इन्हीं 4 किताबों में पूरा पेपर है। विज्ञान की एक किताब में पूरा पेपर है, गणित की एक किताब में पूरा पेपर है। तुम ये सोचो कि हमें एक साल 365 दिन दिए हैं और ये बोला है कि यार ये 6 किताबें, 6 विषय की 10-12 किताब, इनको अच्छे तरीके से पढ़ के हमारे पास लगाओ। आप इस कीमत को आज नहीं समझोगे, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, मासूम हो। ये चीज़ें तैयारी करने वाले बच्चों से, आदमियों, लोगों से पूछो, उन्हें अगर कोई दे दे कि इस किताब से क्वेश्चन आएगा, वो उसे खा जाएंगे। पूरा पढ़ पढ़ के उस किताब की रद्दी बखेर देंगे पूरी। तो और एक और मोटी बात, इस किताब से क्वेश्चन आएगा इन्हीं लाइनों से आएगा। अगर आप इसे पढ़ के निकल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। हर शब्द पे, हर लाइन पे एक बात होगी, एक मंथन होगा। देखो, दूध में ही छुपा हुआ है घी, लेकिन दूध पीने से घी का तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार इस किताब में ही छुपा है पेपर, लेकिन अब वो तुमको निकालना है कि किस जगह से आंसर या क्वेश्चन निकल सकता है। तो वही कोशिश, वही मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं। आप सोचोगे मैं पूरी किताब पढ़ लूँ, कहाँ, ऐसे ना होगा। जब एक किताब की एक एक लाइन को डिटेल करके, बहुत आराम से सोच समझ के, उसको रिलेट करके 50 चीज़ों से पढ़ेंगे, तब तुम्हें एक किताब पेज नंबर, लाइन नंबर, बात नंबर याद रहेगा। मतलब तुम बोलोगे पढ़ तो सर 10 बार ली मैंने, लेकिन बात नहीं चल रही। तो तुम्हारा पढ़ना अलग है, किसी और का पढ़ना अलग है, टीचर का पढ़ाना अलग है, और हमारा ये डिस्कशन अलग है। क्या समझे हो? क्लास में भी तुम पढ़ोगे यही चीज़ें, लेकिन वो एक अलग माहौल, अलग बात, अलग चीज़ रहेगी। और यहाँ भी पढ़ रहे हो तो ये मैं पता नहीं किस किस बात को सोच के इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो दोबारा से मिलते हैं हम लोग कल। हो सकता है कल से या परसों से लाइव शुरू रहेंगे, तो बीच बीच में मैं आपसे बात कर लिया करूँगा, और जहाँ पे छूटा है कल वहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक देखो अपने माता पिता के चेहरों को, लो उनसे आशीर्वाद। उनके आशीर्वाद के साथ, आपकी अटूट मेहनत के साथ, और हमारे इस छोटे से सहयोग के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद और जय भारत, जय महाकाल।